नमस्कार, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर योग और मेरे साथ है डॉक्टर शैलेश कुमार साहू जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ठंड से होने वाले हार्ट अटैक्स और दूसरी दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए। तो सर, कीपिंग इट सिंपल, सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि सर, व्हाई डज हार्ट हैव टू वर्क हार्डर इन द विंटर्स, और क्या ये बात सच है कि अपना ब्लड थोड़ा थिकन हो जाता है विंटर्स में? Yes. First of all, thank you for having me here. अब हम बात करेंगे ठंड से रिलेटेड जो भी मुश्किलात होती है। देखिए, ठंड की वजह से क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो हमारा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब ब्लड वेसल श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब एक तरह से का देखिए, ब्लड वेसल एक पाइप की तरह है, वो छोटा हो गया तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड को फॉरवर्ड पुश करने के लिए। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। और रही बात, दूसरी बात, ब्लड थिक हो जाता है क्या? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर टेम्परेचर हमारा बाहर का टेम्परेचर या कोई टेम्परेचर अगर कम होता है, टेम्परेचर 36 से घट के 22 तक जब आता है तो ब्लड का जो विस्कोसिटी है, ब्लड का थिकनेस है, वो बढ़ जाता है अप टू 25 to 26%। वो इनडायरेक्टली इफेक्ट दिखाता है ब्लड प्रेशर पे, क्योंकि ब्लड थिक हो गया तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से। तो ब्लड प्रेशर भी 25% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ठंड में बीपी बढ़ जाता है और ब्लड थिक हो जाता है। थैंक यू सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा आपके लिए। सर, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो सुबह 5 बजे उठ के 5 to 6 के आसपास वॉकिंग पे जाते हैं सर, तो क्या ये करना चाहिए और क्या ये नहीं करना चाहिए, और क्या वॉकिंग छोड़ ही देना चाहिए, कि क्या कर सकते हैं सर इसमें 5 to 6? देखिए, मॉर्निंग वॉक का फायदा ज़्यादातर लोग सोचते हैं मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। इसके बहुत सारे फायदा हैं, पर जो ठंड की वजह से टेम्परेचर, बाहर का तापमान बहुत कम हो जाता है। 5 से 6 बजे अगर आप निकलते हैं तो लगभग टेम्परेचर बहुत कम, लेस देन 10, अभी राउरकेला में लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस चल रहा है 5 से 6 के बीच में। तो इतने ठंड, बहुत कम टेम्परेचर पे ये मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे हमने डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ब्लड वेसल हमारे सिकुड़ जाते हैं, मतलब श्रिंक हो जाते हैं, तो इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड थिक हो जाता है तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। एक तरफ से ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और ब्लड थिक भी हो गया, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब में नहीं होगा। जो डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव या पहले से किसी को हार्ट की बीमारी है, वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक के लिए। ये रही तो हार्ट की बात। दूसरा, सांस की भी बीमारी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? फॉग रहता है तो उस टाइम फॉग और पॉल्यूशन के चलते स्मॉग हो जाता है। स्मॉग के कारण रेस्पिरेटरी सिम्टम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। एक तरफ से हार्ट को भी खतरा पहुंच गया और दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी सिम्टम आने की भी शंका है। तो इसलिए 5 से 6 के बीच में एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए बाहर निकल के। अगर करना ही है तो आप इंडोर में कुछ भी अपना छोटा एक्सरसाइज, योगा हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको वॉकिंग ही करना है तो सनराइज तक वेट कर लीजिए। सनराइज के बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं। अगर उसके लिए उस वक्त भी आपके पास टाइम नहीं है बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप उसको इवनिंग में शिफ्ट कर सकते हैं, पर इवनिंग वॉकिंग भी कर सकते हैं, पर अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करना चाहिए यूजुअली। सर, थैंक यू। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इमरजेंसी में आते हैं विद कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी अ गैस पेन। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, विंटर में बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, देन गैस पेन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, विच रिफ्लेक्ट्स और वो ऐसे दर्शाता है कि चेस्ट पेन हो। तो ऐसे क्या साइंस हो गए कि हमारे दर्शक जान पाएंगे कि ये गैस पेन है, चेस्ट पेन नहीं है, और कब हमें हॉस्पिटल आना चाहिए, कितने टाइम में आना चाहिए? तो उस पर थोड़ा सा। ठीक, ये एक कॉमन कन्फ्यूजन है कि गैस रिलेटेड मुझे पेन हो रहा है या हार्ट अटैक रिलेटेड पेन हो रहा है। सबका यही कन्फ्यूजन होता है। कभी भी चेस्ट पेन होता है तो सब सोचते हैं कि मेरे इंडाइजेशन की वजह से पेन हुआ है। देखिए, चेस्ट पेन, जो हार्ट अटैक रिलेटेड चेस्ट पेन और गैस रिलेटेड पेन में बहुत फर्क है। हार्ट अटैक से रिलेटेड जो भी पेन हो रहा है, हम उसको बोलते हैं
क्रशिंग पेन या स्क्वीजिंग पेन या फिर बहुत चेस्ट हैवीनेस, चेस्ट स्टिफनेस बोलते हैं, वो जनरली उसके एसोसिएटेड सिम्टम कुछ होते हैं। स्वेटिंग हो जाता है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होता है, या पेशेंट्स को लाइट हेडेडनेस फील होता है। ठीक है, और ये जो चेस्ट पेन है ये रेडिएट हो सकता है हमारे शोल्डर को, जॉ बोन्स को, बैक में, कभी कभी पेट में भी रेडिएट हो सकता है। ये रही पेन की लोकेशन की बात। दूसरा, अगर गैस पेन बताएं तो गैस रिलेटेड पेन हमारा अपर एब्डोमेन और लोअर चेस्ट में कन्फाइंड रहता है, और ये जनरली हमारा एसोसिएटेड सिम्टम जो रहता है पेट फूल जाना, जो जिसको हम ब्लोटिंग बोलते हैं, ये गैस निकलने के बाद यूजुअली रिलीव हो जाते हैं। पर हम उतना तक हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम गैस रिलीज हो जाएगा तो चेस्ट पेन कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। चेस्ट पेन के साथ साथ अगर स्वेटिंग हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सर में चक्कर आ रहा है, या कुछ ड्राउजीनेस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको वेट नहीं करना है, तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपको डाउट है कि ये क्या हार्ट अटैक रिलेटेड पेन है, गैस रिलेटेड पेन है, आपको बिना डिले किए तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, आजकल सबको इन्फॉर्मेशन है सर एस्पिरिन, सॉर्बिट्रेट ऐसे टैबलेट्स की, और यूजुअली वो टैबलेट्स लोग लेके आ जाते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहिए। और जैसे कोई पेशेंट है वो आ रहा है विद कंप्लेंट, उन्हें होम पे कभी चेस्ट पेन हो रहा है, विद चेस्ट पेन के साथ स्वेटिंग हो रहा है, तो पेशेंट यूजुअली टेक एस्पिरिन एंड सॉर्बिट्रेट और वो लेके आ जाते हैं। तो सर क्या कंडीशंस में ये टैबलेट्स लेना चाहिए, और क्या कौन से कंडीशंस में ऐसे टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए? देखिए, पहली बात तो अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें ये जानकारी होना सबको लिए ज़रूरी है। ठीक है, चेस्ट पेन हो रहा है तो हम लेमन बिल्कुल नहीं पता लगा सकता है कि हार्ट अटैक रिलेटेड है या गैस रिलेटेड है। ठीक है, तो चेस्ट पेन हो रहा है तो इमीडिएटली आप नियरेस्ट हॉस्पिटल को फ़ोन कीजिए कि तक आपको इमरजेंसी सर्विस चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, देखिए, अगर किसी को कोई हार्ट बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, या डायबिटीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी ऐसी चीज़ है उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी पेन हो सकता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ज़रूरी नहीं है आपको एस्पिरिन मिल जाए या सॉर्बिट्रेट मिल जाए, आपको तुरंत नियर बाय हॉस्पिटल में फ़ोन करना है, और मरीज़ के साथ जो भी साथ वाले हैं वो मरीज़ को सांत्वना दे कि आप टेंशन मत लो, ठीक हो जाए सब कुछ। ऐसे आप अगर एश्योरेंस दोगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, हार्ट थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए समय मिलेगा। जितना आप एंग्जाइटी में रहोगे हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे, तो आपको उसको काम डाउन रखना है और उसको एश्योरेंस देना कि आप ठीक हो, कुछ नहीं होगा। दूसरा, मरीज़ को या तो आपके पास अगर चेयर है या सोफ़ा है तो उनको आराम से वहाँ पे बिठा दीजिए, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम नीचे वॉल पे ऐसे सहारा लेके बिठा दीजिए, ताकि अगर इनकेस अगर हार्ट अटैक हो रहा है और वो अनकॉन्शियस हो जाए सडनली, तो नीचे गिर के उनको चोट ना लगे, तो इसलिए उनको नीचे ही बैठा दीजिए या चेयर पे या सोफा पे बिठा दीजिए, सहारा लेके आराम से बैठने के लिए बोल दीजिए। दूसरी बात, और उनको अगर कुछ टाइट कपड़े पहने तो उनको थोड़ा लूज कर दीजिए। और रही बात कौन सा टैबलेट लेना है, एस्पिरिन लेना है या सॉर्बिट्रेट लेना है, अगर घर पे कुछ भी नहीं है तो मत लीजिए, ज़रूरत नहीं है। अगर अवेलेबल है तो पहले एस्पिरिन लीजिए, और वो भी ऐसे स्वैलो नहीं करना है, उसको च्यू करना है, चबाना है, चबा के खाना है एस्पिरिन। और रही बात सॉर्बिट्रेट की, सॉर्बिट्रेट अगर प्रिस्क्राइब्ड है तभी लेना चाहिए, नहीं प्रिस्क्राइब तो मत लीजिए। ठीक है, और ये रही टैबलेट्स की बात। दूसरा, आपने एम्बुलेंस को कॉल या नियर बाय हॉस्पिटल को कॉल कर दिया, जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचता है आपको मरीज़ के ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर इन बिटवीन मरीज़ अगर बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है, तो आपको तुरंत सीपीआर या जो हम चेस्ट कंप्रेशन बोलते हैं वो स्टार्ट करना है, ताकि हम उसको सर्वाइवलिटी बढ़ा सके, ताकि जब तक एम्बुलेंस पहुंचे आप चेस्ट कंप्रेशन करके उसको बचा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सर फॉर द इनसाइट। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसे बोला कि ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, ठंड में ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे बीपी बढ़ जाता है। अब बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बीपी मॉनिटर करते हैं घर पे, एंड दे यूजुअली फाइंड कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता है। तो कोई पेशेंट्स ऐसे हैं कि वो एक्स्ट्रा टैबलेट्स ले लेते हैं बीपी मेडिकेशंस की,
तो सर क्या ये सही है, क्या ये करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए सर, इस पे थोड़ा इंसाइट्स देखिए, दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन चाहे विंटर में चाहे समर में कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। विंटर में वैसे भी बीपी बढ़ जाता है। अगर आपके पास बीपी मशीन है, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, आप मेजर कर रहे हैं घर पे, आपको लगा कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो ऐसे कभी मत कीजिए कि मैं 1-2 टैबलेट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। ऐसे कभी मत कीजिए। आपको पता नहीं कौन से टैबलेट की एक्स्ट्रा डोज लेना चाहिए, तो ये कुछ और दवाई के साथ भी इंटरेक्शन हो, ड्रग इंटरेक्शन हम बोलते हैं, वो उसके साथ भी इंटरेक्ट करके कुछ अलग अननोन साइड इफेक्ट पैदा कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको आपके मन में जो भी आया तो एक गोली एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1-2 दिन के लिए आप रेगुलर इंटरवल पे अपना बीपी मेजर कीजिए, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए, फिर उस रिकॉर्ड को लेके आप नियर बाई अपने जो भी डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट कीजिए। वो अपना टैबलेट्स जो भी डोज़ टाइट्रेट करके फिर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ टाइट्रेशन नहीं करना चाहिए, चाहे विंटर में चाहे समर में, कोई भी टाइम में सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, ये हमेशा हार्मफुल है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी डायबिटीज़ मेडिकेशंस के ऊपर होगा। सर मेनी ऑफ आवर पेशेंट्स पहले ब्लड शुगर चेक करते हैं, देन डायबिटीज़ की मेडिकेशंस लेते हैं। कभी कभी ऐसे एडवाइस किया जाता है कि अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो मेडिकेशन मत लीजिए, लेकिन इन केसेस इन विंटर्स कैसे होता है कि फ्लू हो जाता है, किसी पेशेंट्स को कुछ बीमारी हो जाती है जिससे वो खाना स्किप कर देते हैं। अब इन्फेक्शन भी हुआ है उनको, विद दैट वो डायबिटीज़ के मेडिकेशन स्किप कर रहे हैं। तो सर इट इज़ एडवाइजेबल टू स्किप मेडिकेशंस इफ़ यू आर नॉट हैविंग मील्स। और सर ऐसा कुछ होता है कि शुगर ही राइज हो जाता है इन्फेक्शंस में, तो सर इस पे थोड़ा इंसाइट दीजिए प्लीज़ आप। ये भी एक कॉमन कन्फ्यूज़न है सबके दिमाग में चलता रहता है। देखिए, जैसे मैंने बताया सेल्फ मेडिकेशन इज़ नेवर एडवाइजेबल। जैसे आप बीपी बढ़ता है तो एक्स्ट्रा टैबलेट लेते हैं, वैसे ही खाना नहीं खाया बोल के आप इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग स्किप नहीं कर सकते। ये सोच के मैंने खाना नहीं खाया, मुझे सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, मेरा इन्फेक्शन हो रहा है, तो मैंने खाना नहीं खाया तो मैं स्किप कर लेता हूँ। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जब इन्फेक्शन होता है शरीर में, तो हमारे शरीर में एक स्ट्रेस हार्मोन जो होता है बॉडी सिक्रेट करता है। स्ट्रेस हार्मोन का काम क्या है? वो एक तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। दूसरा, इन्फेक्शन से फाइट करने के साथ साथ वो अपने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी हैम्पर करता है। क्या हैम्पर करता है? क्योंकि हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन भी कम हो जाता है। इसके कारण बॉडी में ब्लड में हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। इधर इन्फेक्शन के कारण हमारा शुगर बढ़ रहा है और ऊपर से आपने इंसुलिन या ड्रग्स भी नहीं लिए हैं, तो ये चलते शुगर बढ़ा हुआ रहता है। अब इन्फेक्शन ठीक होने में समय अगर लग जाता है, काफ़ी दिनों तक अब आप ऐसे स्किप करते रहे, तो शुगर परसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली बढ़ा हुआ रहेगा, जो कि उल्टा शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट कराता है। वो कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करेगा, फिर डायबिटिक कीटोसिस हो जाएगा, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मेरे सर्दी जुकाम है या इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं स्किप कर लूँ, ऐसे अगर दिमाग में थॉट आ रहा है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, वही प्रॉपर एडवाइस करेंगे और इन्फेक्शन को तुरंत जल्दी ठीक करेंगे। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर इन ठंड के मौसम में पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं, यूजुअली पानी कम पिया जाता है, तो सर इसमें क्या इफेक्ट होगा किडनी पे, एल्डरली पीपल्स पे और डायबिटीज़ एंड ऑल पे? इसका क्या इफेक्ट होगा सर कि डिहाइड्रेशन? हाँ, देखिए ठंड की वजह से सब लोग सोचते हैं कि मुझे प्यास नहीं लग रहा है, तो पानी ऑब्वियसली सब लोग कम पीते हैं। पर एक कहावत है, जल ही जीवन है। तो पानी अगर नहीं पिएंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें एडवर्स इफेक्ट शरीर पे आएगा। क्या आएगा? अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो होता है हमारा कम हो जाता है, तो उसके चलते ब्लड प्रेशर कम होने के भी चांसेस रहता है। ये हमेशा जो यंग हेल्दी पीपल हैं उनको शायद ना हो, पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो अगर पानी पीना कम कर दें तो उनका ज़्यादा चांस है कि सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, और क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी गिरने के चांसेस है, और उसके चलते हमारे सारे ऑर्गन को परफ्यूजन नहीं होगा, तो अभी ऐसी चीज़ें किडनी का भी परफ्यूजन नहीं हो पाएगा। तो किडनी का परफ्यूजन नहीं होगा तो किडनी इंजरी होने के चांसेस है, तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो पानी पीना चाहिए और न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बुजुर्ग लोगों का। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक्सीडेंट्स के ऊपर होगा सर।
सर एक टर्म होती है गोल्डन आवर, सर वो क्या होती है? और सर एज ए इंजर्ड पर्सन को हम कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए? और क्या ये कोल्ड वेदर जो है जो वो क्या उनके लिए वर्स होता है एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए? सर उस पर थोड़ा इंसाइट दीजिए सर। देखिए, गोल्डन आवर का मतलब है, जैसे नाम से ही हमें पता चलता है गोल्डन आवर। गोल्डन मीन्स कीमती समय। कीमती समय, चोट लगने के बाद जो फर्स्ट आवर होता है वो बहुत कीमती है। क्यों होती है? अगर उस 1 घंटे के अंदर अंदर हम प्रॉपर जो ट्रीटमेंट चाहिए वो अगर प्रोवाइड कर लेते हैं तो 50% चांस है कि हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं। 50% का ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए गोल्डन आवर बोला गया कि जल्द से जल्द हम मरीज़ को या एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल में पहुँचा जाए ताकि जो ज़रूरत हो वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और जान बच सके। तो इसलिए बोला जाता है गोल्डन आवर। बाकी रहा कि क्या करना चाहिए, ये ठंड में जो अगर एक्सीडेंट होता है, सड़क किनारे कोई किसी का ब्लीडिंग हो रहा है एक्सीडेंट के कारण, तो हमें जल्द से जल्द उसको क्या करना है, उसको जैसे ठंड से बचाना पड़ेगा। क्यों ठंड से बचाना पड़ेगा? कुछ भी हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसको ढक देना है। ढक देने से क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा। नहीं तो क्या होगा, ठंड की वजह से हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग होता रहेगा, तो और वो ब्लीडिंग होता रहेगा तो उल्टा और ब्लीडिंग होने की वजह से टेम्परेचर और कम होगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ब्लीडिंग होता रहेगा, टेम्परेचर और घटता रहेगा और क्लॉटिंग होगा ही नहीं। तो इसलिए जल्द से जल्द उसको ढक के प्रोटेक्शन देके ठंड से उनको हॉस्पिटल में पहुँचा जाना चाहिए। सर एज अ बाई स्टैंडर अगर मैं कोई पेशेंट को देखता हूँ जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो सर एम्बुलेंस आने तक मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सर क्या उसे मैं पानी दे सकता हूँ? और वो शिवर कर रहा है तो उसे ब्लैंकेट दे सकता हूँ? मुझे ऐसा क्या क्या करना चाहिए एज अ बाई स्टैंडर? देखिए, आप जैसे मैंने बताया कि अगर आप देख रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए ताकि उसको ठंड से बचाया जा सके। नहीं तो फिर वो ब्लीडिंग होकर, जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और रही बात पानी, क्या हम पानी दे सकते हैं? पानी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आपको पता नहीं, हो सकता है पेशेंट कॉन्शियस हो सकता है पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो, हमें पता नहीं। लेमैन को नहीं पता, वो सोचेंगे कि हाँ, पेशेंट तो बैठा हुआ है, बात कर रहा है तो पानी दे देते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ सही चल रहा है उसके बॉडी के अंदर। एक्सीडेंट कहाँ पे लगा, चोट कहाँ लगा है, हमें पता नहीं। अगर आपने पानी दिया और उसके बाद तुरंत कुछ भी थोड़े समय बाद वो बेहोश हो गया और उल्टी हो गया या सीजर हो गया उसको, तो वो जो पानी पिया है वो फेफड़ों में जाने के चांसेस रहता है, वो इन्फेक्शन करेगा, फिर वो कार्डियक अरेस्ट होने की भी चांसेस रहता है। तो इसलिए पानी नहीं देना चाहिए। तुरंत जितना जल्दी हो सके आपको बस एक काम करना है, और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए और उसको ठंड से बचाना है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ऐसे फॉग बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें सर माइनर हेड इंजरीज हो जाते हैं, बट माइनर हेड इंजरीज टर्न इनटू सीरियस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। सर इस आईसीयू में जो एडमिट करते हैं पेशेंट, तो सर इस पे थोड़ा सा इंसाइट दे दीजिए आप। देखिए, चोट लगती है तो ऊपर से हम देख के नहीं बोल सकते कि ये सीरियस है या माइल्ड है, क्या है। कुछ सिम्टम्स हैं जो इमिडिएटली हमें पता चल जाता है, जैसे कि अगर मरीज़ बेहोश है या थोड़ा ड्राउजी है, इरिटेबल है, इसका ये सब थोड़े साइंस हैं कि सीरियस कुछ इंजरी हुआ है ब्रेन में, वो सीरियस इंजरी हो सकते हैं। या फिर सीजर हो रहा है, हम कभी-कभी डिलेड प्रेजेंटेशन ऑफ सीजर भी होता है। अपने मरीज़ को हॉस्पिटल लाए तब तक कुछ नहीं हुआ है, मरीज़ बात कर रहा है, सब कर रहा है, फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद उसको सीजर आने लगते हैं। ये हमें पहले से पता नहीं चलेगा, पर मरीज़ बात कर रहा होगा, अचानक से एक सीजर हो जाए। तो जैसे ड्राउजीनेस हुआ, सीजर हुआ, नाक से, मुँह से, कान से खून आना हुआ, या फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ, हाथ पैर कुछ वीक हो गया, नहीं चल रहा है। ये सब कुछ साइन सिम्टम हैं जो कि सीरियस ब्रेन इंजरी का लक्षण है। तो अगर ऐसे इसमें से कुछ भी मिलता है आपको, तो आप मान लीजिए कि अगर ये पेशेंट को कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो आपको ध्यान में रखना है और हॉस्पिटल तुरंत पहुँचना है। सर मेरा नेक्स्ट, थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं विद अ कंप्लेंट ऑफ कि अर्ली मॉर्निंग जो एल्डरली पीपल थे वो बाथरूम चले गए, बाथरूम पे स्लिप हो गए एंड गिर गए वहाँ पे। एंड ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स इमरजेंसी में आते हैं, तो सर ये क्यों होता है और इसके लिए यहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि ऐसा ना हो? प्लीज इस पे थोड़ा इंसाइट दीजिए। देखिए, ये सब जो बाथरूम में फॉल की कंप्लेन आती है, ये ठंड में ज़्यादा होता है। क्यों होता है?
जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि ब्लड प्रेशर ठंड की वजह से बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि बाथरूम में क्यों होता है स्पेशली? जब बाथरूम में 2 चीज़ें हैं, एक या तो आप टॉयलेट के लिए गए हैं या फिर शावर के लिए गए हैं। अगर शावर ले रहे हैं, अब ठंडा पानी हम डाल रहे हैं, सर पे डाल रहे हैं या बॉडी पे डाल रहे हैं, तो सडनली एक टेम्परेचर चेंज होता है। जो ठंडा पानी आप शरीर पे डाल रहे हैं तो बॉडी का जो ठंड से फाइट करने का जो मैकेनिज्म है तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उसको सिंपैथेटिक सर्ज बोलते हैं। सिंपैथेटिक सर्ज की वजह से ब्लड वेसल जो पहले ही सिकुड़ा हुआ है वो और कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ताकि ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप होता है। और हार्ट, क्योंकि सिंपैथेटिक सर्ज हुआ है तो हार्ट पे भी लोड बढ़ता है, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है और उसके चलते वो बाथरूम में गिर जाते हैं। ये तो रहा नहाने की बात। जब टॉयलेट भी यूज़ कर रहे हैं तो ठंड में, क्योंकि लोग ज़्यादातर कम पानी पीते हैं, तो उसके चलते स्टूल जो है हार्ड हो जाता है। स्टूल हार्ड होने की वजह से उनको स्ट्रेनिंग ज़्यादा करना पड़ता है मोशन के टाइम, तो इसके चलते बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होता है। उस टाइम पे हार्ट को या फिर ब्रेन को स्ट्रेनिंग के कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो इसमें चलते वो बेहोश हो जाते हैं या हार्ट अटैक होता है तो गिर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ जब नहाते वक्त ठंडा पानी ना करके थोड़ा नॉर्मल वाटर उसको जैसे गीज़र वगैरह यूज़ करके थोड़ा नॉर्मल पानी, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे कम हो उसका ध्यान रखना है। और बाथरूम स्लिपरी नहीं होना चाहिए, उससे भी बचना पड़ेगा। ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं फॉल के, तो इससे बचेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर व्हाट इज हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया से इस ठंड में कैसे बचे, और क्या एल्डरली पेशेंट को जो घर पे रहते हैं, घर पे रह के भी हाइपोथर्मिया हो सकता है, और क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे यहाँ। देखिए, हाइपोथर्मिया मीन्स ब्लड टेम्परेचर जो है बहुत कम हो जाना, कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा बहुत कम हो जाएगा, तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। कितना कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर हमारा अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस है। हाइपोथर्मिया को बोलते हैं जो कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा लेस देन 35 डिग्री हो जाता है। हाइपोथर्मिया के बहुत सारे लेवल्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, उसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हाइपोथर्मिया होगा तो उस रिलेटेड हमारे सिम्टम्स भी देखेंगे। जितना कम टेम्परेचर होता जाएगा उतना सिम्टम्स सिवियरिटी बढ़ते जाएंगे। घर में रहते रहते हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। सबको नहीं होगा, बुजुर्ग लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म है उतना एक्टिव नहीं है यंग पीपल की तरह। तो इसलिए अगर उनको बचा के नहीं रखा जाएगा ठंड के मौसम में, ठंड के टेम्परेचर्स की वजह से तो उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो हाइपोथर्मिया से बचने के लिए उनको, जो बेडरिडन पेशेंट है, तो उनको कैसे किया जाए? तो उनको मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनाना है, या फिर मल्टीपल लेयर्स में, जैसे अगर बेडशीट ब्लैंकेट ओढ़ना भी है तो मल्टीपल लेयर्स में करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो 2 लेयर के बीच में जो एयर ट्रैप होकर रहता है वो दैट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर, जो बॉडी को हमें वार्म रखने में मदद करता है। और दूसरी बात, उनका जो हेड है, हाथ है, सर है, हाथ है और पैर है, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। तो कैप, ग्लव्स और सॉक्स पहना के रखना है। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ठंड के मौसम में लोग अंगीठीस वगैरह चलाते हैं, हॉट ब्लोवर्स यूज करते हैं, तो सर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का कितना चांसेस होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, और हम कैसे पता चले कि क्या हमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग नहीं हो रही है, ये कैसे पता करें? इस पे थोड़ा सा इंसाइट दीजिए सर। देखिए, अभी जो विंटर्स में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर्स का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ लोग रूम हीटर यूज़ करते हैं, कुछ लोग कोल फायर यूज़ करते हैं, कुछ लोग हीटर बेस्ड, जो गैस बेस्ड हीटर्स हैं उसको यूज़ करते हैं। गैस बेस्ड मीन्स नेचुरल गैस, प्रोपेन, केरोसिन बेस्ड हीटर को भी यूज़ करते हैं। बंद कमरे में अगर हम ऐसे हीटर या कोल फायर करते हैं तो एक तो क्योंकि फायर है, बर्न हो रहा है, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी हो रहा है, ऊपर से क्योंकि आग जल रही है, तो और गैस बेस्ड हीटर लगा हुआ है, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है। बंद कमरे में वेंटिलेशन नहीं है, तो जितना देर बीतता जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एयर में बढ़ता जाएगा। उसको हम इनहेल करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना देर बढ़ता जाएगा, वो जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड सिम्टम्स हमें आते जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलेगा कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं?
यूजुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग के सिम्टम्स होते हैं, हमें थोड़ा हेडेक होने लगता है थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद पता चला कि चेस्ट पेन भी हो रहा है, कुछ कंफ्यूज रहता है, कुछ हमें ड्राउजी भी फील करते हैं, ब्लरिंग होने लगता है, और बहुत देर तक ऐसे चलता रहेगा तो कार्डियक अरेस्ट होने के भी चांसेस होता है, अनकॉन्शियस भी होने के चांसेस रहता है। तो अगर हमें उससे बचना है तो एक तो इलेक्ट्रिक बेस्ड जो हीटर्स आजकल आते हैं वो यूजुअली सेफ रहता है। गैस बेस्ड हीटर की जगह हमें यूज़ करना है इलेक्ट्रिक बेस्ड हीटर्स। और उसके साथ साथ रूम का जो वेंटिलेशन है उसका ध्यान रखना है, प्रॉपरली वेंटिलेट हो रहा हो। ऐसा नहीं कि पूरा बंद कर दिया, चारों खिड़की का दरवाजे सब बंद कर दिए, कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, हमने ब्लोअर चला के छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है, वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है। और रात में जब सोते हैं तो पूरा एंटायर रात में हमें चालू नहीं रखना है, कुछ थोड़ी देर चला के बंद कर दे, फिर आप सोने जाओ। ऐसे करने से आप एक तो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम जो शॉर्ट सर्किट से बच सकते हो। दूसरा, अगर जैसे मैंने बताया गैस बेस्ड हीटर भी यूज़ करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को भी हम रोक सकते हैं। तो कम से कम ड्यूरेशन चलाना है, सोने से पहले इसको बंद कर दिया जाए, और वेंटिलेशन रूम का प्रॉपर होना चाहिए। और अगर ब्लोअर हम ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तो स्किन और आँखों को हमारे ड्राइनेस का भी प्रॉब्लम रहेगा। तो मॉइस्चर का भी, ह्यूमिडिटी लेवल का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे कर सकते हैं हम, रूम के एक कॉर्नर में हम पानी का एक बकेट रख दें ताकि मॉइस्चर लेवल भी, ह्यूमिडिटी लेवल भी मेंटेन रहेगा और ड्राइनेस नहीं होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हीटर चलाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू सर, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर शैलेश सर फॉर उनका अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो में आए वो और अपने इंफॉर्मेशन दिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के इंफॉर्मेशन से आपको बहुत बेनिफिट हुआ हो, और इन जस्ट केस अगर कुछ इमरजेंसी हो तो आप कभी भी जेपी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।